हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के 30 एंड 20 क्वेश्चंस जीएस के सॉल्व करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्लास है। इससे पहले 500 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास हुई थी, ठीक है, जिसमें डेली मैराथन क्लासेस जो हुई थी वो टोटल 10 हुई थी, जिसमें पर डे जो क्लासेस होती थी 50 क्वेश्चंस सॉल्व कराया जाता था। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर फोल्डर बना दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्बन बिहेवियर। अर्बन बिहेवियर नामक पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं बर्गल, बर्गेस, E.G. एरिक्सन, रॉबर्ट पार्क। बर्गल, बर्गेस, E.G. एरिक्सन, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इससे रिलेटेड पहले ही क्लास ली जा चुकी है, उसका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बुक्स काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है एंड जो क्लासेस हुई हैं उसमें बुक्स भी काफ़ी कराई गई हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग डेली बुक्स याद कर सकते हैं। एक साथ याद करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अर्बन बिहेवियर जो ये बुक है वो किसकी हो जाएगी? E.G. एरिक्सन की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अर्बन सोसाइटी या अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर बुक्स की बात की जाए जो कि और भी हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्बन बिहेवियर, ये एरिक्सन की है। साथ में अगर हम अर्बन सोशियोलॉजी की बात करें तो बर्गल की है बुक, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी की बात करें तो बर्गल की हो जाएगी, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, अर्बन सोशियोलॉजी बताई गई है बर्गल की, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना बर्गल, यही है बर्गल। अर्बन सोशियोलॉजी है इनकी बुक। इसके अलावा अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये हो जाएगी बुक M.S.A. राव की। M.S.A. राव की हो जाएगी अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। नेक्स्ट बुक आती है रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, ये हो जाएगी सोरोकिन एंड जिमरमैन की। या आपने नेट के एग्जाम में या फिर पीजीटी के एग्जाम में देखा होगा, ये बुक आई है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। बुक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। फिर एक बुक आती है द अर्बन कम्युनिटी, द अर्बन कम्युनिटी, ये किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस की। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस की हो जाएगी द अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है किसकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अंतः विवाह का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है अपनी ही जाति में विवाह, बी है अपनी ही उपजाति में विवाह, सी है किसी भी जाति में विवाह, डी है उच्च जाति में विवाह। यहाँ पर अंतः विवाह का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? बताइए। अपनी ही जाति में विवाह होगा, ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। देखिए आप लोगों को इससे पहले एक बात बताई गई थी, जो अभी मैराथन क्लास हुई थी उसमें बताया गया था कि घुरिये ने अंतः विवाह को, ठीक है, घुरिये ने अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया था। इस तरीके के से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया। उन्होंने कहा था कि ये भी सुझाव दिया था कि अगर हम जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, अंतर जातीय जो विवाह है वो होना चाहिए, है ना। इसके ज़रिए ही, इंटरकास्ट मैरिज के ज़रिए ही हम कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं।
तो जो जाति व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी अंतःविवाह को घुरिये ने बताया है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? इनमें से किस समाज में सामाजिक गतिशीलता की संभावना अधिक है? देखिए, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से उन टॉपिक्स को देख करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया गया है, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी सोशल मोबिलिटी की? सोरोकिन ने की थी अपने बुक सोशल मोबिलिटी में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किस समाज में सामाजिक गतिशीलता की संभावना ज़्यादा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज या फिर वर्ग विहीन समाज। किस समाज में संभावना सामाजिक गतिशीलता की ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है वर्ग आधारित खुले समाज में होगी, ओपन सोसाइटीज़, है ना, जो कि वर्ग पर आधारित समाज है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, बुक्स दी गई हैं, बुक्स के नाम से देख लेते हैं नाम। 44 जुवेनाइल थीव्स है, लेबलिंग थ्योरी है, सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना है, प्राथमिक विचलन है, द्वितीयक विचलन है। ठीक है, एक बुक है, बाकी थ्योरीज दी गई हैं। एडविन लेमर्ट, जॉन बॉल्बी, मर्टन, बेकर्स ऑप्शंस हैं, थिंकर्स हैं, सॉरी। बताइए, देखिए फिर बताइए यहाँ पर फोर्थ का क्या होगा सही। देखिए, एडविन लेमर्ट ने प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात की थी, ए का फोर्थ हो जाएगा। जॉन बॉल्बी ने 44 जुवेनाइल थीव्स, ये इनकी बुक हो जाएगी। मर्टन की सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना की बात हो जाएगी। ठीक है, बेकर की हो जाएगी लेबलिंग थ्योरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस की गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा है वो किस अध्ययन पर आधारित है? ऑप्शंस हैं, मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार, भारत के 5 परिवार। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? लेविस की गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा है इनमें से किस अध्ययन पर वह आधारित है? मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार या फिर भारत के 5 परिवार। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? आप लोगों को गरीबी संस्कृति की अवधारणा बताई गई है काफ़ी बार। कल्चर वाला जब कॉन्सेप्ट कराया जा रहा था उसमें भी बताया गया था। तो यहाँ पर मैक्सिकन के 5 परिवारों पर अध्ययन करके उन्होंने गरीबी की संस्कृति अवधारणा दी थी और इनका ये मानना था कि वहाँ पर जो समूह है या ऐसे परिवार के जो लोग हैं उनके लिए कोई गरीबी कोई समस्या नहीं है। वे लोग उसी रहन सहन को जिस अवस्था में वो रह रहे हैं उसमें ही वो एंजॉय करने लगते हैं। वे उस अवस्था से बाहर निकलने का किसी भी तरीके का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो ऑस्कर लेविस उसको क्या कहते हैं? गरीबी की संस्कृति अवधारणा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है, वो भी सबसे पहले इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रामसी, BR अम्बेडकर, MK गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या सही होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रामसी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामसी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता? ऑप्शंस दिए गए हैं, GS घुरिये,
आर के मुखर्जी, लियू ड्यूमो, एन के बोस। जी.एस. घुरिये, आर के मुखर्जी, लियू ड्यूमो, एन के बोस ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को बिना समझे हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते, या यूँ कह लिया जाए अगर हमें भारतीय समाज को समझना है तो हमें हिंदू परंपराओं को या भारतीय परंपराओं को समझना, उसका अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है ना। इस तरीके से पहले क्वेश्चन कराया जा चुका है। यहाँ पर ये इस तरीके से दिया गया है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे नहीं समझा जा सकता। क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये, आर के मुखर्जी, लियू ड्यूमो, एन के बोस ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा? आर के मुखर्जी। ठीक है, आर के मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी अगर हम बुक्स के बारे में बात कर ले तो मैन एंड हीज हैबिटेशन, एक बुक का नाम क्या है? मैन एंड हीज हैबिटेशन है। फिर नेक्स्ट जो इनकी बुक आती है इंडियन वर्किंग क्लास, इंडियन वर्किंग क्लास, ये एक बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगी। फिर एक बुक आती है द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ हो जाएगी। फिर एक बुक हो जाएगी इनकी द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई? आधुनिकीकरण की अवधारणा पहली बार किस पुस्तक में प्रयुक्त हुई थी? इन्होंने प्रयोग किया था अपनी किस बुक में? डीपी मुखर्जी ने मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। बुक्स जो दी गई हैं पर्सनालिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़। किस बुक में अपनी मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे पहले दिया है डीपी मुखर्जी ने? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी 1942, मॉडर्न इंडियन कल्चर सोशोलॉजिकल स्टडी 1942, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इनमें से किसने दिया है? चलिए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आर के मर्टन, पी सोरोकिन, दुर्खीम, एम वेबर, मैक्स वेबर ऑप्शंस है, बताइए आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट किसका है? आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन पार्सन्स के स्टूडेंट थे। ठीक है, मर्टन पार्सन्स के स्टूडेंट थे और इनका एक थ्योरी भी रही है इनकी इम्पॉर्टेंट, मध्य स्तरीय अधिसीमा का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, मिडल रेंज थ्योरी, है ना, तो वो मर्टन की है। इनकी बुक्स की अगर बात कर ली जाए तो एक बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बुक आती है कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स, ये बुक हो जाएगी। फिर एक है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। ठीक है, एनोमी की भी बात मर्टन ने की थी, हालांकि ये मूल अवधारणा दुर्खीम की थी। ठीक है, तो ये बुक्स इनकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मोरिस जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स। मोरिस जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? मोरिस जिन्सबर्ग होगा। ठीक है, मोरिस जिन्सबर्ग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्न में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? ऑप्शंस है नेस्फिल्ड, हट्टन, ल्यूडियोमो, रिजले। नेस्फिल्ड, हट्टन, ल्यूडियोमो, रिजले ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को किसने एक महत्वपूर्ण कारक माना है? देखिए, कास्ट सिस्टम के बारे में क्लास ली गई थी काफ़ी समय पहले। कास्ट सिस्टम जिसमें कि जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत हैं, जाति व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तथ्य हैं, इनसे रिलेटेड एक क्लास ली गई थी। तो इसे आपको फोल्डर में ये नहीं मिलेगी वीडियो, आपको सर्च करना पड़ेगा गोल टू सक्सेस एंड कास्ट सिस्टम लिख करके, तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे जाकर की कम्युनिटी पर और टेलीग्राम पर इस वीडियो को जो लिंक है उसे भी शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर राइट हो जाएगा, हट्टन हो जाएगा। ठीक है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, माना सिद्धांत, वो हट्टन ने दिया था। और भी जो सिद्धांत हैं, जैसे कि उस क्लास में भी बताया गया था, यहाँ पर भी कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। एक तो है व्यावसायिक सिद्धांत, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत या पेशागत सिद्धांत, वो नेस्फिल्ड ने दिया था। और नेस्फिल्ड का एक स्टेटमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। व्यवसाय को ही इन्होंने जाति उत्पत्ति का कारक माना। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें हम जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की, तो वो होकार्ट एंड सेनाट ने दिया हुआ है। जाति उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो वो अबे डुबाई ने दिया है। ठीक है, जो जाति व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अबे डुबाई ने दिया है। ठीक है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो प्रजातीय सिद्धांत है वो रिजले, घुरिये, मजूमदार ने दिया है। रिजले, घुरिये, मजूमदार ने दिया है। ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए। जब फैमिली वाला टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था इसे। ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? प्रजनन परिवार कहा जाएगा। ठीक है, प्रजनन परिवार कहा जाएगा। आपको एक नाम याद आ रहा होगा, वार्नर। ठीक है, वार्नर ने न्यूक्लियर फैमिली के 2 प्रकार बताए थे, नाभिकीय परिवार के 2 प्रकार बताए थे। एक तो बताया था उन्होंने, क्या बताया था? चलिए बताइए आप लोग। जन्म मूलक परिवार बताया था, और दूसरा क्या बताया था? प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, तो जन्म मूलक परिवार में जिसमें कि व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। ठीक है, इस ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता रहते हैं। ठीक है, उसके भाई बहन रहते हैं। और दूसरा जो परिवार है प्रजनन मूलक परिवार, जिसे व्यक्ति शादी के बाद ऐसे परिवार का निर्माण करता है, और ऐसे परिवारों में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रजनन परिवार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है मॉर्गन, टाइलर, बेकोफन, मेलानोव्स्की। परिवार की उत्पत्ति के लिए क्रमिक विकास का जो विचार है उसकी अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? मॉर्गन, टाइलर, बेकोफन, मेलानोव्स्की ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा सही यहाँ पर?
सही क्या हो जाएगा यहाँ, मॉर्गन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति का जो इनका उद्विकासी सिद्धांत रहा है मॉर्गन का, उसके अलावा उद्विकासी सिद्धांतों में अगर हम और भी समर्थकों की बात करें या सिद्धांतकारों की बात करें जो कि मॉर्गन के अलावा हैं, उनमें बैकोफेन का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, टाइलर का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, बैकोफेन का भी आ जाएगा, टाइलर का भी आ जाएगा। मॉर्गन ने हालांकि वर्गात्मक संबंध, ठीक है, एक आता है क्वेश्चन वर्गात्मक और विवरणात्मक आधार पर इस तरीके से पूछा जाता है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था ये परिवार को लेकर, वो इन्होंने वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार का जो उद्विकासीय जो स्तर है वो 5 तरीके के बताए थे, परिवार की बात की थी। एक तो बताया था इन्होंने समरक्त परिवार, दूसरा बताया था इन्होंने समूह विवाही परिवार, तीसरा बताया था युगल परिवार, चौथा था पित्त सत्तात्मक परिवार और पांचवा आखिरी क्या था, एक विवाहीय परिवार था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और आपको ये याद रखना है वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर ये इन्होंने बताया है। ठीक है, वर्गात्मक व्यवस्था वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है। अनुसूची की बात हो रही है, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 6ठी अनुसूची। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा, 11वीं अनुसूची होगा। आप लोगों को बताया गया है, आर्टिकल भी बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये बुक किसकी है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, गुडे, माल्थस, सैडलर। किंग्सले डेविस, गुडे, माल्थस, सैडलर ऑप्शंस हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसकी हो जाएगी बुक, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किंग्सले डेविस, गुडे, माल्थस, सैडलर। तो ये बुक हो जाएगी किंग्सले डेविस की, किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलन स्वरूप रहा है, या किसका कथन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलन स्वरूप रहा है, ये किसका कहना है। क्या होगा यहाँ पर सही, सही क्या होगा यहाँ पर बताइए, आर. रेडफील्ड होगा। ठीक है, आर. रेडफील्ड होगा। इन्होंने इनके अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो आप लोगों को जैसे कई बार बताया गया है पहले, लिटिल कम्युनिटी, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, है ना, लिटिल कम्युनिटी ये अवधारणा दी हुई थी। लघु समुदाय की विशेषताएं भी बताई थी, या उसे लक्षण कह ले, इस तरीके से पूछा जाता है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्षण लघु समुदाय के बताए थे। और जहाँ पर भी ये 4 लक्षण पाए जाएंगे उन्होंने उसे लिटिल कम्युनिटी बोला था। और जो गाँव हैं, भारतीय गाँव, उनको लघु समुदाय का उदाहरण इन्होंने बताया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इसके अलावा इनके जो अवधारणाएं हैं, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन की है, लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा है। फिर एक कॉन्सेप्ट इनका आता है फोक सोसाइटी का, लोक समाज का। ठीक है, इसके अलावा फोक कल्चर यानी कि लोक संस्कृति की अवधारणा भी इनकी है। पीजेंट सोसाइटी यानी कि कृषक समाज की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक गतिशीलता पूछा जा रहा है, किसकी थ्योरी रही है। ऑप्शंस है मार्क्स, स्पेंसर, टॉयनबी, सोरोकिन। मार्क्स, स्पेंसर, टॉयनबी, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत पूछा जा रहा है, इनमें से किसका है।
सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसका है, सोरोकिन का, सोरोकिन का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सोरोकिन की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ले तो क्राइम एंड पनिशमेंट है, एक बुक का नाम क्या है, क्राइम एंड पनिशमेंट। फिर एक बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। नेक्स्ट बुक है सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी, नेक्स्ट बुक क्या हो जाएगी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। फिर एक बुक आती है द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बुक है सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी में उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की है। फिर एक बुक आती है कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियोरी, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियोरी। नेक्स्ट इनकी बुक एक है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। इसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत इस तरीके से है वो अपनी इस पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स थी सोरोकिन की, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसका कथन है कि संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द है, संस्कृतिकरण को इनमें से किसने घृणित शब्द बताया है। ऑप्शंस हैं ए एम शाह, मिल्टन सिंगर, एम एन श्रीनिवास, लेंसी लोबो। देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते हैं एम एन श्रीनिवास की ये अवधारणा है। हालांकि कई सारी अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास की हैं, लेकिन उनमें से कुछ अवधारणाएं हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, उनसे लेकर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट इनका संस्कृताइजेशन है, संस्कृतिकरण की है। सेकेंड है डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति या जिसे प्रभु जाति या प्रभावी जाति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, उसमें आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं इनके अलग अलग क्लास ली गई थी। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है क्या, किसने दी है, किस पुस्तक में इन्होंने बात की, कहाँ पर अध्ययन करके दिया, उसकी विशेषताएं क्या है, अन्य समाजशास्त्रियों का क्या कहना है, इस तरीके से वहाँ बताया गया है, काफ़ी डिटेलिंग में बताया है। आपका इस कॉन्सेप्ट का ये जो पूरा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं। सेकेंड, इसके अलावा अब देखिए संस्कृताइजेशन आप मेन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे कि किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया है, उसकी विशेषताएं या अन्य समाजशास्त्रियों का क्या कहना है, इस तरीके से भी पूछते हैं, तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। सेकंड जो इनका कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द है, ये किसका कहना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्टन सिंगर हो जाएगा, मिल्टन सिंगर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। जो सामाजिक संरचना है वो गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है, ये किसका कहना है। ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, एलियट एंड मेरेल, रॉबर्ट किंग मर्टन। अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, एलियट एंड मेरेल, रॉबर्ट किंग मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संरचनावाद को समाज में प्रचलित मिथकों के आधार पर वर्णन किया है। स्ट्रक्चरलिज्म पर कॉन्सेप्ट किसका था, किसने थ्योरी दी थी स्ट्रक्चरलिज्म की। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, गिडेंस, देरिडा। लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, गिडेंस, देरिडा ऑप्शंस हैं। संरचनावाद को समाज में प्रचलित मिथकों के आधार पर किसने वर्णन किया है। देखिए आपके सिलेबस में भी चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरेशन और
एक स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो इससे संबंधित जो समाजशास्त्रियों के सिद्धांत रहे हैं, अब समाजशास्त्री कौन कौन से आ जाएंगे, स्पेंसर, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, लेविस्ट्रॉस, नाडेल, ठीक है। तो ये सभी इनसे रिलेटेड इनके जो थियोरीज रही हैं, प्लस इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको लेकर के क्लास हुई थी। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर इसी तरीके से मिल जाएगा जैसे कि अभी आपको बताया गया है। नीचे मेंशन भी किया गया है किन किन समाजशास्त्रियों के क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। आई थिंक 4 या 5 क्लासेस हुई होंगी इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेविस्ट्रॉस होगा, लेविस्ट्रॉस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेविस्ट्रॉस यहाँ पर राइट आंसर है। और इनकी अगर हम बुक्स की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक आती है इनकी बुक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये एक बुक है। फिर इसके अलावा एक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये बुक हो जाएगी, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है, इन्हें याद रखिएगा, लेविस्ट्रॉस की है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है। उपकल्पना हाइपोथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर, परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, इनमें से किसने कहा है। ऑप्शंस है बोगार्डर्स, पीवी यंग, स्पेंसर, जहोदा। बोगार्डर्स, पीवी यंग, स्पेंसर, जहोदा ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, सही क्या होगा यहाँ पर, उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, यह किसका कहना है, सही क्या होगा। सही यहाँ पर बोगार्डस होगा, ठीक है। क्या होगा, बोगार्डस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कौन कहता है कि हमें यानी खुद को खतरे के समाज से दूर रहना है। ऑप्शन है जॉर्ज रिट्जर, उल्रिच बेक, डेविड हार्वे, फेडरिक जेमसन। जॉर्ज रिट्जर, उल्रिच बेक, डेविड हार्वे, फेडरिक जेमसन, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, किसका ये तर्क है कि हमें यानी खुद को खतरे के समाज से दूर रहना है। बताइए सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही क्या होगा, उल्रिच बेक होगा, उल्रिच बेक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। रिस्क सोसाइटी इनकी बुक है, ठीक है। बुक का नाम क्या है, रिस्क सोसाइटी है। नेक्स्ट है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, वेबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, पार्सन्स। वेबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था। सही हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। देखिए दुर्खीम के जो कॉन्सेप्ट थियरीज हैं, जैसे कि श्रम विभाजन का जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है ना, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का जो कारण माना था या जो प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने बताया था वो टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन किया था इन्होंने। 2 तरह की एकता की बात की थी, सावयवी और यांत्रिक एकता, है ना। और इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया हुआ था। आत्महत्या के 4 इन्होंने प्रकार भी बताए थे। तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हैं। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा इन्होंने दी है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना है वेस्टरमार्क ने। देख लेते हैं ऑप्शन, जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजातीय प्रथाएं। जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजातीय प्रथाएं ऑप्शंस हैं। बताइए क्या होगा। मैरिज भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी फोल्डर बना दिया गया है।
सही क्या होगा यहाँ पर? 24 का राइट आंसर क्या होगा? वेस्टरमार्क की एक बुक का क्या नाम है जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलती है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। याद आया? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बताई गई थी आप लोगों को। तो यहाँ पर लिंग अनुपात में असमानता है। बहुपति विवाह का जो कारण इन्होंने माना, प्रमुख कारण वेस्टरमार्क ने, वो लिंग अनुपात में असमानता को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? चलिए, ऑप्शंस हैं निजी क्षेत्र का अपराध, गुलाबी वसन अपराध, श्वेत वसन अपराध, नील वसन अपराध। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, उसमें कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का जो क्राइम होगा वो किस श्रेणी में आएगा? उसे किस में क्लासिफाई करेंगे इनमें से? निजी क्षेत्र का अपराध, गुलाबी वसन अपराध, श्वेत वसन अपराध या फिर नील वसन अपराध? क्या होगा यहाँ पर सही? बताइए। सही हो जाएगा श्वेत वसन अपराध। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्वेत वसन अपराध हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, श्वेत वसन अपराध का कॉन्सेप्ट किसका था? सदरलैंड का था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सर्वेक्षण नहीं पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण दिया गया है, उसके जनक की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं राउंड्री, बाउले, बूथ, हॉर्वर्ड। बताइए। राउंड्री, बाउले, बूथ, हॉवर्ड ऑप्शंस हैं। वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक पूछा जा रहा है, कौन है? क्या होगा यहाँ पर? चार्ल्स बूथ होंगे। ठीक है, चार्ल्स बूथ होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम है, या कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं MSA राव, AR देसाई, पार्थ मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। जो नए आंदोलन हैं, नवीन आंदोलन हैं, वे जो उत्तर आधुनिक समाज में जो मुद्दे हैं उनके परिणाम स्वरूप नवीन आंदोलनों का जन्म हुआ है या नवीन आंदोलन हो रहे हैं। इस तरीके का जो कथन है वह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है या दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट बियरस्टेड के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान दिया करिए, सत्य या असत्य, है ना? यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। दूसरा कह रहा है समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अब यहाँ पर बताइए, कूट में से सही का चयन करना है। क्या सही है रॉबर्ट बियरस्टेड के अनुसार इनमें से? 28 का यहाँ पर राइट क्या होगा? दोनों ही होंगे, है ना? समाजशास्त्र को विशुद्ध और वास्तविक विज्ञान बताते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट है, GS घुरिये द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अब बतानी है कौन सी GS घुरिये के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, इनमें से वो कौन कौन सी हैं। हिंदी में दी गई हैं। अक्सर बुक्स इंग्लिश में नहीं होती हैं, हिंदी में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें आप कैसे देखेंगे, जो इंग्लिश में भी पेपर होता है ना, क्वेश्चन दिया होता है, तो साइड से वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है? जाति, वर्ग और व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारत में जाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव। अब बताइए, बताइए
इम्पॉर्टेंट है, चलिए बताइए। जिस गुरु ये बुक आपको कई बार बताई गई हैं। सही क्या होगा? जाति, वर्ग और व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव। थर्ड नहीं है, कास्ट इन इंडिया हट्टन की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन सोशियोलॉजी का है, आगे हम लोग जीएस सॉल्व करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? आर के मुखर्जी, अरबिंदो, गांधी, योगेंद्र सिंह। सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से इनमें से कौन रिलेटेड है, कौन संबंधित है? आर के मुखर्जी, अरविंदो, गांधी, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा आर के मुखर्जी। ठीक है, आर के मुखर्जी होगा, राधा कमल मुखर्जी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? यहाँ से जीएस हम लोग देख रहे हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल, है ना। अब बताइए, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी में से कौन हो गया सबसे प्रदूषित नदी? तो यहाँ पर दामोदर नदी होगी। ठीक है, दामोदर नदी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, प्रख्यात है ना। मार्ग अपने, ये जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन जो है मार्ग बदलती रहती है उसके लिए प्रसिद्ध है नदी? गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, गोमती नदी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोसी नदी होगा। ठीक है, क्या होगा? कोसी नदी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ऑप्शंस हैं। भूदान आंदोलन का सबसे पहले किस राज्य से ये शुरू हुआ था, ये पूछा जा रहा है। प्रारंभ किस राज्य में सबसे पहले हुआ भूदान आंदोलन का? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? अक्टूबर 1951 से 1957 तक चला था पूरे भारत में। से 1957 तक आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में। $50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए उनको देने के लिए टोटल भूमि जो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 50 मिलियन एकड़ भूमि का था। इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, मेथाइल अल्कोहल, मेथाइल आइसोसाइनेट, मेथाइल एमाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर 34 का? इसके बारे में सभी को पता होगा, मेथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सही क्रम में लगाना है।
कौन सी घटना पहले हुई? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए और फिर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? कैफीन, फेनिलएलनिन, ब्रूसीन, थियोब्रोमिन। कैफीन, फेनिलएलनिन, ब्रूसीन, थियोब्रोमिन। चाय की जो पत्ती होती है उसमें जो उत्तेजक पाया जाता है, सर्वाधिक महत्व का जो कि होता है, वो कौन सा होता है? इनमें से कौन सा होगा? बताइए क्या सही होगा? ये जो उत्तेजक पाया जाता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक औषधि होती है, उत्तेजक औषधि पाई होती है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैफीन। सुना होगा आपने, कैफीन होती है। अगर हम देखें कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉफ़ी के बीजों से मिलती है, चाय की पत्तियों से हम कैफीन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्न की उपस्थिति के कारण है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवेनाइट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तुलसी औषधीय माना जाता है, औषधि पौधा है, तो किस वजह से उसे हम कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, किसकी उपस्थिति होती है? अकार्बनिक अम्ल की, कार्बनिक अम्ल की, फिनॉल एंड फ्लेवेनाइट की या फिर इनमें से किसी की नहीं। सही क्या हो जाएगा? फिनॉल एंड फ्लेवेनाइट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस होती है? चलिए देख लेते हैं। ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर या फिर नियॉन के साथ मरकरी वेपर। सही क्या होगा? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। क्या होगा यहाँ पर सही? चैडविक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकेल और तांबा, जिंक और टिन, निकेल और टिन, क्रोमियम या निकेल। बताइए, क्रोमियम और निकेल, इनमें से क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं। सही क्या होगा? क्रोमियम और निकेल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित? बताइए, लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ेगा, घटेगा कि वही रहेगा या फिर अनिश्चित? बताइए। बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता,
या फिर नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, इस वजह से दर्द नहीं होता उसको काटते वक्त, या फिर नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा एक कारण है जिस वजह से नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता, बताइए क्या सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें कि रक्त संचरण नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें काटते वक्त हमें दर्द नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। ऑप्शंस है W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर, B.G. तिलक। क्या होगा यहाँ पर सही। सही होगा R.N. टैगोर, ठीक है, R.N. टैगोर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग स्थापना, होम रूल लीग की जो आंदोलन थी, स्थापना नहीं है सॉरी, होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने आरंभ किया था। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तिलक। आंदोलन की बात हो रही है, सबसे पहले किसने शुरू किया। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और आंदोलन को अगर सबसे पहले हम शुरू करने की बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, बताइए। राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह ऑप्शंस है। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध थे। सही होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में ये जाने जाते थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो उस समय विरोध करते हुए इन पर लाठीचार्ज होता है जिसमें वो घायल हो जाते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1 नवंबर 1928 में होती है, ठीक है, 1 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध करते समय जब इन पर लाठी चार्ज होता है तब, ठीक है। और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ये भी याद रखिएगा। गरम दल के कांग्रेस का जब विभाजन होता है 2 दलों में, राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में, तो गरम दल के नेता के रूप में ये जाने जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर सही। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर उपरोक्त सभी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है। सही क्या होगा। सही क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखिए 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा होती है। नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा होती है जिसमें इंद्रधनुषीय क्रांति की भी प्रस्ताव या इसकी बात की गई थी। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया था। अब सभी क्रांतियों में कौन कौन सी आ जाएंगी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, सभी क्रांतियों को इसमें शामिल किया गया था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा किसमें प्रस्तुत था प्रस्ताव, इसकी बात की गई थी, घोषणा की गई थी। जो जब घोषणा हुई थी नई राष्ट्रीय कृषि नीति की, जब घोषणा हुई थी तब इसमें इंद्रधनुषीय क्रांति का प्रस्ताव रखा गया था, उसमें उसकी बात की गई थी,
चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? वाराणसी है, पटना है, कानपुर है या फिर इलाहाबाद है? क्या होगा यहाँ पर? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर है? क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? मानस नदी इनमें से किस नदी की उपनदी है? सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहेंगे? ज़ीरोफाइट कहेंगे, हाइड्रोफाइट कहेंगे, हेलोफाइट कहेंगे या फिर सेक्यूलेट कहेंगे? नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राइट हो जाएगा हेलोफाइट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? इनमें से पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़? ध्यान दीजिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प होगा, जो कि पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर ये प्रजनन भागों का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पुष्प होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।